नमस्कार, मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत मार्तंड की ये जो धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हुई है, ये इतनी तीव्र गति से प्रवाहित होगी कि इसमें सिर्फ संस्कृत की निर्मलता दिखेगी, संस्कृत की भव्यता दिखेगी, संस्कृत की सुचिता का दर्शन होगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी, सीटेट, सुपरटेट और टीजीटी, पीजीटी सारी परीक्षाओं की तैयारी मैं कराऊंगा। एक एक बिंदु का एक एक वीडियो होगा ताकि ऐसा कोई भी प्रश्न परीक्षा में ना आवे जो आपको जरा सा भी संशय में डाल सके। आप सब पूरा विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा। इस संस्कृत मार्तंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ये मैं आप लोगों से बारंबार निवेदन करूंगा। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। स्वरों का वर्णन हमने आप लोगों के सामने विस्तृत रूप से कर दिया था। आज इस वीडियो में व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे और ये वर्णमाला का तीसरा भाग होगा। ध्यान दीजिएगा। और यहीं से वर्णमाला, ठीक है ना, वर्णमाला का ये चौथा भाग होगा या चौथा भाग होगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। व्यंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब संस्कृत की वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण हम प्रारंभ करते हैं। और व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पूरी बात समझते चलिएगा और एक एक बिंदु को हम पूर्णतया स्पष्ट करते चलेंगे। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जिसका वर्णन है उसे आप कहते हैं अंतस्थ वर्ण। जो दूसरा विभाजन है इसे कहा जाता है स्पर्श वर्ण। और जो तीसरा विभाजन है इसे कहा जाता है ऊष्म वर्ण, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्यंजनों के अंतर्गत अंतस्थ वर्णों का वर्णन किया गया, उसके बाद स्पर्श वर्णों का वर्णन किया गया और सबसे बाद में ऊष्म वर्णों का वर्णन किया गया। अब ये जो अंतस्थ वर्ण हैं ये कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप जानिएगा कि अंतस्थ वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें आता है या, वा, रा, ला। कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, वा, रा, ला। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनका विरोधक प्रत्याहार क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यण प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? यण प्रत्याहार है इनका। यण प्रत्याहार में ये सारे के सारे वर्ण आपको उपलब्ध होते हैं। अगली बात क्या है कि माहेश्वर सूत्र की, माहेश्वर सूत्र में कहाँ इनका वर्णन मिलता है? तो जानिएगा कि माहेश्वर सूत्र में 5वें और 6वें सूत्र में, यानी माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6वें सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। अब इनका जो प्रयत्न है वो क्या है? तो अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। पूरी बातें हम करेंगे यहाँ पर। और व्यंजनों में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बातें आपको अलग अलग स्पष्ट करते चलेंगे, ठीक है ना। संख्या कितनी है,
तो संख्या इनकी 4 है, ठीक है ना। संख्या इनकी 4 है। कौन कौन सी है? कौन कौन सी संख्या है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो संख्या इनकी 4 है और कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं इसको भी हम देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो अंतस्थ वर्णों का ये वर्णन रहा। इसके बाद जो अगला विभाजन होगा ये स्पर्श वर्णों का होगा। स्पर्श वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है, आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कैसा होता है? तो स्पृष्ट होता है। कैसा होता है? स्पृष्ट होता है, ठीक है ना। पूरी बात समझते चलिएगा कि इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है। और इनका प्रत्याहार क्या है? इनका प्रत्याहार क्या है? तो अगर इनके प्रत्याहार की बात करेंगे तो ये प्रत्याहार हैवरट लड़ इयम गणनम के इया से शुरू होगा। इयम गणनम के इया से शुरू होगा और जो है कपय के या तक जाएगा। तो यही प्रत्याहार बनेगा, यही प्रत्याहार, ठीक है ना। और अगली बात यहाँ पर हमें आपको बतानी है, उसको भी ध्यान से समझिएगा कि माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में इनका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो 5वें से 6वें में अभ्यंतर ये जो है अंतस्थ वर्ण हो गया। तो 7वें से लेकर के और 12वें तक, यानी महेश्वर सूत्रों में 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक इनका वर्णन किया गया है। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 25 है। संख्या कितनी है इनकी? तो इनकी संख्या 25 है। ये बात आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। इनकी संख्या 25 है। अब जो तीसरा विभाजन आपका ऊष्म व्यंजनों का आता है, तो ऊष्म व्यंजन क्या हैं, कौन कौन से हैं, इसको जानिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक हैं? तो का से मा तक, का से मा तक के वर्ण इसमें आते हैं। और इसे संस्कृत में कहा गया कादयो मावसानः। क्या कहा गया? कादयो मावसानः। और यहाँ पर इसे कहा गया है यणः, यणः अंतस्थाः, यणः अंतस्थाः। पूरी की पूरी व्याख्या हम आपके सामने करते चलेंगे। अब जो ये ऊष्म वर्ण है इसमें क्या होता है? तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं इसको पहले जान ले। सा, सा, सा और हा, ये 4 वर्ण हैं इसमें। अगर इनके प्रत्याहार की बात किया जाए तो इनका जो प्रत्याहार होता है, ये प्रत्याहार आपका क्या आएगा? सल आएगा। क्या आएगा? प्रत्याहार आपका सल आएगा। और माहेश्वर सूत्र में ये कहाँ मिलेंगे? तो माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में ये आपको मिलेंगे 13वें और 14वें सूत्र में मिलेंगे, ठीक है ना। और एक बात जानिएगा कि ऊष्म वर्ण
महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है ना। और इनका आभ्यंतर प्रयत्न इनका जो है आभ्यंतर प्रयत्न वो कैसा होता है? तो ईषद विवृत होता है। कैसा होता है? ईषद विवृत होता है। अब आप देखिए, पूरी बात की व्याख्या हम स्पष्ट रूप से करेंगे। इस तरह से इनका विभाजन हमने किया है। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको भी बताते चलेंगे। फिर से एक बार पूरी बात सुनिएगा। व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है वो है अंतस्थ वर्ण, जो दूसरा विभाजन है वो है स्पर्श वर्ण, और जो तीसरा विभाजन है वो कहा गया ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण हैं या, वा, रा, ला। अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? तो यण प्रत्याहार में मिलते हैं। माहेश्वर सूत्र में कहाँ मिलते हैं? तो माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6वें सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। अंतस्थ वर्ण कैसे होते हैं? तो आप ये जानिएगा कि अंतस्थ वर्ण कैसे होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। और संस्कृत में इसे क्या कहा गया? तो संस्कृत में कहा गया यणः अंतस्थाः। पूरी बात स्पष्ट हुई। दूसरा जो स्पर्श वर्ण है, इन स्पर्श वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्णों का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है, ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 है। पूरी बात फिर समझेंगे कि स्पर्श वर्ण दूसरा विभाजन व्यंजनों का जो है वो स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्णों को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है। इन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। क्या होता है? वर्गीय व्यंजनों का या स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। और इनका प्रत्याहार क्या बनेगा? तो यही प्रत्याहार बनेगा। माहेश्वर सूत्रों में इनका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो माहेश्वर सूत्रों के 7वें से लेकर, यानी माहेश्वर सूत्र में 7वें सूत्र से लेकर और 12वें सूत्र तक इनका वर्णन किया गया है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कुल 25 है। कहाँ से कहाँ तक? तो का से लेकर माँ तक के वर्ण इसमें आते हैं। और संस्कृत में इनके लिए क्या कहा गया? तो संस्कृत में इनके लिए कहा गया है कादयो मावसानः। कादयो मावसानः, यानी का से लेकर के माँ तक के वर्ण कहाँ आते हैं? स्पर्श वर्णों में आते हैं। जो तीसरा विभाजन है ये ऊष्म वर्णों का है। तो आप ये जानेंगे कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि श, श, सा और हा, यानी तीनों सा और हा ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। इनका बोधक प्रत्याहार क्या है? तो इनका बोधक प्रत्याहार शल है। महेश्वर सूत्रों में इनका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो 13वें और 14वें सूत्र में इनका वर्णन प्राप्त होता है। ऊष्म वर्ण कैसे होते हैं? तो ऊष्म वर्ण सदैव महाप्राण होते हैं। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो इनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। क्या होता है? ईषद विवृत होता है। और इनके बारे में क्या कहा गया है संस्कृत में? तो संस्कृत में कहा गया है शलः ऊष्माणः। क्या कहा गया है? शलः ऊष्माणः। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? सारे प्रश्नों पर जोर दीजिएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? यावा, राला हैं, ठीक है ना। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो यण प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार से किसका बोध होता है? अंतस्थ वर्णों का। संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? या, वा, रा, ला। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? तो अंतस्थ वर्ण सदैव अल्प प्राण होते हैं। और इनके लिए संस्कृत में क्या कहा गया? यणः अंतस्थाः। स्पष्ट हुआ?
अगली बात, स्पर्श वर्णों का दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों का अपर नाम क्या है? तो स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25, स्पर्श वर्णों की संख्या 25। स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। इसका प्रत्याहार क्या बनेगा? यही। महेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में इनका वर्णन किया गया? तो 7वें से 12वें में। इनकी संख्या कितनी है? 25। कहां से कहां तक? का से लेके मां तक। संस्कृत में क्या कहा गया? तो कादयो मावसानः। समझ में आया? अच्छा, अब अगली बात क्या है? ऊष्म वर्ण। तीसरा विभाजन ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो सा सा साहा हैं। इनका प्रत्याहार क्या है? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार से किसका बोध होता है? तो ऊष्म वर्णों का। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। सल वर्ण कौन कौन से हैं? तो सा सा साहा हैं। महेश्वर सूत्रों में इनका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो 13वें और 14वें सूत्र में इनका वर्णन प्राप्त होता है। ऊष्म वर्ण कैसे होते हैं? तो महाप्राण होते हैं। इन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो ईषद विवृत होता है। और इनके लिए क्या कहा गया है संस्कृत में? तो सलह ऊष्माणः। संस्कृत में तीनों चीजों को जान लीजिए। यणः अंतस्थाः, यानी यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्णों का बोधक है। कादयो मावसानः, का से लेकर मा तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। और सलह ऊष्माणः, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ये जो बात हमने लिखी है और इतने अच्छे से लिखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो रोक रोक करके आप इसको देखते चल सकते हैं। इतनी बात हमने कही। अब ये जो स्पर्श या वर्ण या वर्गीय व्यंजन हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं। जो बातें यहाँ पर शेष रह गई हैं, जो बातें यहाँ पर शेष रह गई हैं, उन बातों को भी आपके सामने रख देता हूं। ठीक है ना? अच्छा, पूरी बात जानिएगा कि वर्गों की संख्या 5 है। ध्यान दीजिएगा, वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो कितनी है? 5 है। कौन कौन सा? तो कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर कखा गगा अंगा चछा जझा इया टठा डढा अड़ा तथा दधा न। तो तवर्ग और फिर पवर्ग। तो कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या 5 है। कौन कौन सा? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो क ख ग घ अंगा। चवर्ग में क्या आएगा? चा छ ज झ इया। टवर्ग में क्या आएगा? तो ये जान लीजिए, ट ठ ड ढ ड़। इसमें क्या आएगा? त थ द ध न। और पवर्ग में क्या आएगा? तो प फ ब भ म। ये यहाँ से एक और महत्वपूर्ण बात थी जो आपको बतानी थी। तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5। एक एक वर्ग में कितने वर्ण मिलते हैं? तो प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 वर्ग हैं और पांचों में 5-5 वर्ण हैं। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। ये बात भी आप जानते रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बताने की रह गई है, उस बात को भी यहाँ समझते चलिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बिंदु व्यंजन में ना हो जो आपसे परीक्षा में पूछा जाए और उसका आप उत्तर न दे पाएं। तो आप जानिएगा कि एक और महत्वपूर्ण बात जो व्यंजन में आपको जान लेनी है वो ये है कि संस्कृत में उदित वर्णों की संख्या, उदित वर्णों की संख्या 5 है। उदित वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक।
अब ये उदित वर्ण कौन कौन से हैं इसको जानिएगा। तो ये हैं कु, चू, टू, तू और पू। ये कैसे वर्ण हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि वर्ण हैं। क्या हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि वर्ण हैं। पूरी बात जानिएगा कि संस्कृत में उदित वर्णों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं? कु, चू, टू, तू, पू हैं। और ये कौन से वर्ण हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि वर्ण को उदित वर्ण कहा जाता है। इन्हें काचा टाता पा क्यों नहीं कहा गया? तो आप जानते होंगे कि संस्कृत में उच्चारण स्थान के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठा से कु मिला, इचु यसानाम तालु से चू मिला, ऋतु रसानाम मूर्धा से टू मिला, ऋतु लसानाम दंता से तू मिला और उपू पद्मनीया नाम ओष्ठों से पू मिलता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि वर्ण को उदित वर्ण कहा जाता है, यानी ऊ से जिनका इत होता है, ऊ से जिनकी समाप्ति होती है, इसीलिए इन्हें उदित वर्ण कहा गया। तो संस्कृत में उदित वर्णों की संख्या 5 है। वो वर्ण कौन कौन से हैं? कु, चू, टू, तू, पू हैं। और प्रत्येक वर्ग के ये क्या हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि वर्ण कहे जाते हैं। इतनी बात आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब यहीं से व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा का पूरा पूर्ण होता है। आप सब को ये वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।